एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत ही सॉलिड नंबर्स। मिस्टर संजय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बैंक के टॉप मैनेजमेंट। मिस्टर अग्रवाल, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, सॉलिड परफॉर्मेंस, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट भी आपने तय किया। और ये बताइए कि किस तरह आपने अचीव किया इकोनॉमी, क्योंकि आप जैसा लेंडर अगर इस सॉलिड डिसबर्समेंट्स कर रहे हैं और इंटरनल इतने अच्छे दिख रहे हैं, इसका मतलब जो ये ग्लूम एंड डूम इकोनॉमी के बारे में हो रही है, ऑन ग्राउंड कुछ और स्थिति है। No, thank you so much for your kind words. So sorry. तो मुझे लगता है कि 2 साल जो हम लोग कोविड में रहे, so कोविड का बहुत बड़ा ओवरहैंग रहा, मेंटली सबके दिमाग में। बट ग्राउंड पे जो रियलिटी थी, स्पेशली दिस ईयर वाज वेरी डिफरेंट। मतलब ये साल बहुत डिफरेंट दिख रहा था हम लोगों को, बिकॉज व्हीकल जैसे हम लोग काफी काम करते हैं उसके अंदर, तो उसकी सप्लाई इश्यूज बहुत थे, तो डिमांड बहुत ज्यादा थी। होम लोन, रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टर्न अराउंड किया, तो उसकी घरों की डिमांड बहुत आई। प्लस जो स्मॉल बिजनेसेस थे, वहाँ पे भी काफी डिमांड हमने देखी। कमर्शियल बैंकिंग स्पेस में भी हमने देखा कि नई यूनिट्स आ रही हैं, लोग एक्सपेंशन करने चाहते हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया थ्रू वेरियस स्कीम्स, लाइक आप स्पेशली व्हीकल्स में देखिए कि जो स्क्रैप पॉलिसी लेके आए, जो पोटेंशियल लिंक इंसेंटिव स्कीम लेके आए, और तो आई थिंक जो पूरा एनवायरनमेंट बनाया गया पिछले 6-7-8 महीने में, वो एक अपबीट था। और एज ए बैंक हमारे पास कोई लार्जर कोई बैगेज नहीं है इन द टर्म्स कि हमारी कोई एसेट क्वालिटी बहुत खराब हुई हो या हमारे पास साइज हमारा बहुत बड़ा हो। तो हम एक बड़े स्वीट स्पॉट पे हैं जहाँ पे भी कोई बैगेज नहीं है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है बैंक में। और साइज बहुत अच्छा है हमारा, राइट, क्योंकि हम लोग अभी 47,000 करोड़ 50,000 करोड़ के आसपास की हमारी एसेट है। सो यहाँ से हमको बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। ऑफ कोर्स अभी भी आपको लगता है कि यूक्रेन इशू है या ऑयल प्राइसेस है या इन्फ्लेशन है, पर यदि आप मेरे से व्यक्तिगत बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि कोविड से बुरा क्या हो सकता है, जब कंप्लीट लॉकडाउन था। तो ये तो अब सब बिजनेस के इश्यूज हैं, सिक्लिक इश्यूज हैं, जो आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि टीम ने बहुत अच्छा काम किया, कस्टमर ने बहुत रिस्पॉन्स दिया, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, सब ने मिलके ये जो 2 साल निकाले हैं वो एक बहुत ही मतलब एनर्जी देते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए सीईओ ऑफ द बैंक। बिल्कुल, अभी मैं प्रियंका से ये बात कर रहा था। देखिए, एक काबिल लीडर का काम ये होता है कि क्रेडिट टीम को दे और ब्लेम्स खुद पे ले ले, और आप एग्जैक्टली क्रेडिट टीम को दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आप खुद भी काफ़ी ग्राउंड से जुड़े व्यक्ति हैं और आपने बिट बाय बिट ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की ओवर द इयर्स। संजय जी, ये बताइए कि आप, मेरी होम स्टेट उत्तर प्रदेश, मुझे कुछ एनालिस्ट बता रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं नेक्स्ट कुछ सालों के लिए। और देखिए, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन स्वदेश के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा भी फोकस स्वदेश का टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, जिलों में जो इंडिया की रियल स्टोरी अनफोल्ड हो रही है उसको कवर करने पे हमारा बहुत फोकस है। तो थोड़ा आप बताएं कि उत्तर प्रदेश आपका कैसे एक एरिया ऑफ फोकस बन गया है, काफ़ी ज़्यादा, कितना पोटेंशियल दिखता है? देखिए, आप यदि एयू की जर्नी देखते हैं तो हम नॉर्थ बेस्ड फ्रेंचाइज रहे हैं। हमारा जो जन्म है वो राजस्थान, जयपुर से हुआ। फिर हमने जब भी एनबीएफसी थे, हम 22-23 साल, बैंक तो हम 5 साल से बने हैं। तो एनबीएफसी में जब हम थे तो हमारा जो मार्केट था वो सेमी अर्बन रूरल एरिया ही होता था, बिकॉज हम बैंकों से पैसा लेके आते थे। तो यदि आपको उस मार्केट के अंदर जाना है तो 2-3 बातें हम बड़ी स्पेसिफिक रखते थे कि हमें लोकल आदमी चाहिए, कॉन्टीजियस हमारा एक्सपेंशन होना चाहिए, हमें हिंदी हार्टलैंड में रहना है, क्योंकि आपको लोगों को समझ के लोन देना है, बिकॉज बहुत सारा डेटा आपके पास होता नहीं था एक कस्टमर को समझने के लिए। तो जो एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप होती है, व्यक्तिगत एक टच होता है जिसको हम बोलते हैं टच एंड फील, वैसा हम लोगों ने बिल्ड किया हमारा पहला शुरू वाला बिजनेस जो एज ए बिफोर बैंक। तो उसमें हमने देखा कि हम राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल हुए, हम एमपी में बहुत अच्छा काम किए, गुजरात हमारे ठीक रहा, इधर हमने दिल्ली में अच्छा काम किया, फिर हमने पंजाब में ठीक किया, हरियाणा में ठीक किया। तो ये जो कॉन्टीजियस हमारा एक्सपेंशन है स्पेशली फॉर लोन्स, उसमें हमें बहुत सक्सेसफुल रहे कि हमारी आप जानते हैं कि हिस्टोरिकली हमारा एनपी हमेशा लोएस्ट रहा है इंडस्ट्री में। सो वो उसका कारण ये था कि लोकल टच था, कॉन्टीजियस था, कल्चर हम एक आराम से शिफ्ट कर पा रहे थे, लीडरशिप मिल पा रही थी। उसमें यूपी एक बहुत बड़ा एक आपको पता है कि इज द लार्जेस्ट स्टेट कंट्री है मेरे हिसाब से, 30 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं, और एक बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है ना, बहुत लोग एक बहुत बड़ी जगह में नहीं, मतलब मेरे हिसाब से जितने लोग इतनी जगह में रहते हैं वो एक कमांडेबल है एज ए कंट्री, राइट। तो मुझे लगता है कि यूपी और पिछले
5-7 साल 10 साल से हमने देखा है कि उसका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच की कैसे बिजनेस करना चाहिए, जो उसकी एक मेरे हिसाब से जो पास्ट रहा है यूपी का, हम तो इतना नहीं जानते अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि यदि उस स्टेट ने इतनी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप दी है, इतने सारी चीजों को ड्राइव किया है, तो उस स्टेट में कुछ तो खास बात होगी, चाहे वो आर्ट को लेके हो, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे वो उसकी डीपनेस को लेके हो। और हमारे लिए कॉन्टिजियस है, हमारे राजस्थान में कितने सारे बॉर्डर्स राजस्थान के यूपी से लगते हैं, तो हमने आगरा से चालू किया, कानपुर से चालू किया, लखनऊ गए हैं अभी, और हमें वहां पे बहुत अपार क्षमता दिख रही है, क्योंकि वहां पे लार्जली लोगों ने डीप में जाके काम नहीं किया है, ऊपर सरफेस पे काम किया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट रेंज है, जो जिस तरीके से हमारी अप्रोच है, चाहे वो व्हील हो, एसबीएल हो, कमर्शियल बैंकिंग हो, एसएमई हो, एमएसएमई हो, सबके लिए एक बहुत ही उपयुक्त मार्केट है और हमारे लिए कॉन्टिजियस है। और जैसा वो स्टेट ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, तो हम उस चीज को मैच करना चाहते हैं कि यार वो अपॉर्चुनिटी हम छोड़ना नहीं चाहते, राइट? तो इसीलिए हमारे लिए यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है और हम अगले से 4 से 5 सालों में उस स्टेट के अंदर एक अच्छी बड़ी फ्रेंचाइज बन के उभरना चाहते हैं। राइट, एब्सोल्युटली संजय जी। अब तो ये पेनिट्रेशन आप जिस तरह से टियर 2 टियर 3 सिटीज में देख रहे हैं, एक और बड़ी चीज हमने नोटिस की कि जो आपका जो कस्टमर एक्विजिशन है वो काफी हद तक आपका पोस्ट द लॉन्च ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल चैनल्स के थ्रू आया। लगभग 40% आपके जो नए कस्टमर्स हैं वो आपके डिजिटल रूट्स से आए हैं। सो कितना बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जितने जो भी बैंक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वो पसंद भी किए जा रहे हैं स्ट्रीट की तरफ से। नहीं, देखिए, अपन को सबको पता है कि कितनी बड़ी अडॉप्शन और अवेयरनेस टेक की आई है पिछले 2 सालों के अंदर, और पहले हम लोग सोचते थे कि खाली शहर के लोग इसको यूज करते हैं या पढ़े लिखे लोग या जो टेक सेवी लोग होते हैं वही टेक को यूज करते हैं। बट जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो हम बोलते हैं कि लिटरेसी लेवल ऑफ सिस्टम या कंप्यूटर या टेक का जो हुआ है वो इमेंस है, बिकॉज हर हर गांव में या हर छोटे शहर के अंदर कोई ना कोई कंप्यूटर सेंटर है जहां लोगों ने टीचिंग ली है, लोगों ने समझा है। और जिस तरीके से ई कॉमर्स या बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को टीच किया, वो आई थिंक बैंकिंग में हम यूज कर रहे हैं। अब लोग इजी है कि लोगों को ऐप लेके उसको डाउनलोड करना, उसमें अपने ट्रांजेक्शन देखना, करना, अपनी लीड देना। तो मुझे लगता है कि और जिस तरीके से पूरा इंफ्रा बनाया जा रहा है इस कंट्री के अंदर, तो अगले से 4 से 5 साल में आप देखेंगे कि कैसे टेक पूरे सिस्टम को और रोबोस्ट कर देता है। जो गैप्स थे, ये जैसे एक कस्टमर को हम समझते नहीं थे, उसका एक गैप था, कस्टमर तक पहुंचते नहीं थे, वो एक गैप था। हमें बड़ा खर्चा करना पड़ता था कस्टमर तक पहुंचने के लिए, कस्टमर को हम तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता था। मुझे लगता है ये सब चीजें आप अगले से 4 से 5 साल में जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और रोबस्ट होगी, जैसे जैसे टेक्स जो समझते हैं लोग वो और मेच्योर होंगे इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन, ये रेशो बढ़ता जाएगा। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि जैसे जो एक सुपर ऐप है हमारा 0101 और हमने वीडियो बैंकिंग के साथ भी उसको जोड़ा हुआ है, यदि ये दोनों चीजें अगले से 3 से 5 साल के अंदर क्लिक हुई इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन, तो आपको ब्रांचेस भी बहुत कम होती हुई दिखेंगी। बिकॉज फिर कस्टमर को ब्रांच क्यों चाहिए? खाली कस्टमर को, मुझे लगता है बहुत सारे कस्टमर ब्रांच केवल कैश जमा कराने और कैश निकालने जाते हैं। और जैसे ही इकोनॉमी विल बिकम मोर फॉर्मल, कैश निकालना, कैश जमा कराना कम होता जाएगा और टेक का यूज बढ़ता जाएगा, तो आपको एक बैंकिंग अगले 5 से 10 साल में एक अलग रूप दिखते हुए दिखेगी। और उसपे हम लोग काफी काम कर रहे हैं एज ए बैंक, हमारे लिए वो फोकस एरिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम अगले 10 सालों में इस देश के सबसे अच्छे टेक लेड बैंक भी बने। एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो बैंक ने कुछ पास हफ्तों में फेस किया और आपने बहुत स्पीडीली एड्रेस किया, वो है आपने जो अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोर्ड पे बढ़ा लिए, बोर्ड को और सशक्त किया और बाजार की जो भी क्वेरीज और फियर्स थे, जो भी कंसर्न्स थे, वो आपने काफ़ी अच्छी तरीके से एड्रेस किए, जो बाजार बहुत लाइक कर रहा है। इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, फीडबैक हमने आपके टॉप शेयर होल्डर्स से, इंस्टीट्यूशनल और बड़े ब्रोकरेजेस से ही बात की, सबने ये बात अप्रिशिएट की और ये रिजल्ट के बाद आपके अर्निंग्स अपग्रेड कर दिए गए। तो जाते जाते हमें एक बार ये बताते जाएं आप कि जो यहाँ से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसके पिलर्स क्या होंगे, कौन से 2-3 एरियाज पे मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का फोकस है जिसकी वजह से ये ग्रोथ आगे प्रोपेल करेगी? नहीं, तो मैं पहले वाला बात का जवाब देना चाहूंगा कि हम लोग 27 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत ग्राउंड से ऊपर उठते हुए आए हैं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए इजी नहीं होता है कि बोर्ड को बहुत जल्दी बनाना करना। पहले जब तक हम
प्राइवेट इक्विटी से सपोर्टेड थे, तो उनके लोग हमारे बोर्ड पे रहते थे। तब भी ट्रांसपेरेंसी, तब भी गवर्नेंस बहुत हाई थी जब भी हमें बैंकिंग लाइसेंस मिला। और उसके बाद भी हमने बहुत कोशिश करी बैंक को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, लेकिन पिछले 2 साल में जब कोविड था तो हम लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, तो बोर्ड में एक थोड़ा ठहराव सा आ गया था। बट हमारा इंटेंशन हमेशा रहा है कि हम बोर्ड को बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत पावरफुल, बहुत ही सक्षम बनाएं। और पूरे बोर्ड मेंबर, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उनकी भी बहुत इंटेंशन होता है कि यार बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हम काम करें। और बिकॉज ये पब्लिक मनी है हमारे पास, राइट? तो और हम हमारे इंटरनली बोलते भी हैं कि हमें बहुत समझदारी से, बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ईमानदारी से ये पैसा संभालना है। और इसमें बोर्ड का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑन एग्जीक्यूटिव्स। तो ये हमारी इंटेंशन हमेशा रहेगी कि हमारा बोर्ड बहुत स्ट्रांग बने, बहुत इंडिपेंडेंट बने, ट्रांसपेरेंट बने, सो दैट हम बाजार को मैसेज दे पाए कि यार पैसा आपका बहुत सुरक्षित है इस बैंक के अंदर और आप आंख बंद करके हम पे भरोसा कर सकते हैं। सेकंड, आपकी बात है कि क्या इंटेंशन, तो मुझे लगता है कि हमारे पास हमारा सबसे पहला जो प्रायोरिटी एरिया वो है कि हमें हमारी जो डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है उस पर बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज इन द एंड ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पब्लिक आती है और पैसा रखती है आपके पास, तो उनको कैसे भी किसी भी तरह से परेशानी नहीं दें, चाहे उनको बेटर प्रोडक्ट दें, बेटर रेट्स दें, बेटर सर्विसेज दें, सो दैट वो हम पे विश्वास कर सकें और हमारी डिपॉजिट फ्रेंचाइज बन सके। बिकॉज डिपॉजिट फ्रेंचाइज बनती है ना, तब आप एक्चुअली में बहुत सारा इम्पैक्ट इकोनॉमी में डाल सकते हैं बाय डूइंग लोनिंग। और लोन्स में हम बहुत ही 25-27 साल से काम कर रहे हैं, तो चाहे वो व्हील हो, चाहे वो व्हील्स में भी बहुत कमर्शियल व्हीकल करते हैं, चाहे स्मॉल बिजनेस लोन्स हैं, होम लोन्स हैं, कमर्शियल बैंकिंग है। तो ये चारों एस्पेक्ट मुझे लगता है कि हमको बहुत फोकस करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। और ज्योग्राफी मैंने बता दिया आपको कि कॉन्टिजियस एक्सपेंशन करना चाहते हैं फॉर एसेट। सो ये हमारे 3-4 प्रायोरिटी एरियाज हैं। और प्लस हाउ वी रिमेन a very tech led bank, because tech led मतलब ये नहीं होता कि खाली कस्टमर फेसिंग हो, इंटरनल भी कैसे बने, साइबर सिक्योरिटी का भी कैसे ध्यान रखें, डिजिटल मार्केटिंग भी कैसे करें, डेटा को कैसे यूज करें। तो आई थिंक ये 3 हमारे स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है जहां हमारी टीम और बोर्ड के सुपरविजन में हम काम कर रहे हैं। और आई होप कि आपको हर साल इसमें प्रोग्रेस और इसमें एक तरक्की दिखती हुई मिलेगी आपको। ऑल राइट संजय जी, बहुत बढ़िया आपसे बात करके लगा। थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड लक फॉर कमिंग क्वार्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैनेजमेंट